नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और चलिए सबसे पहले बुलेटिन में बात बिहार की सबसे बड़ी खबर की। राज्य में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मियों के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। सरकार ने तय किया है कि कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कर्मचारी सरकारी सेवक नहीं होंगे। सरकार उनकी सेवा को 1 महीने की नोटिस या मानदेय देकर खत्म कर सकती है। सरकार की नई गाइडलाइंस के हिसाब से अब कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली केवल सरकार की ओर से स्वीकृत पदों पर ही होगी। बता दें कि इस बिहार में 11 लाख, जी हां, हमारे बिहार में 11 लाख संविदा कर्मी हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी गाइडलाइंस की मुख्य बातें क्या है और उन्हें जरा करीब से देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे। किसी भी सरकारी सेवक वाली सुविधा के हकदार नहीं होंगे। सरकारी सेवा में नियमित करने का नहीं कर सकेंगे दावा। बहाली में नियमित नियुक्ति वाली बाध्यता ही लागू होगी। 1 माह की पूर्व सूचना देकर कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट समाप्त। 1 महीने का मानदेय देकर कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर सकते हैं। स्थायी नियुक्ति में देरी पर कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली तय पदों पर, जी हां, तय पदों पर स्थायी नियुक्ति होते ही कॉन्ट्रैक्ट सेवा खत्म। तो कॉन्ट्रैक्ट गाइडलाइंस क्या कुछ है वो हम आपको दिखा रहे थे। इसके अलावा यह भी आपको बताएं कि नए गाइडलाइंस के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट पर अब बहाली के लिए क्या क्या नियम बने वो भी जान लेते हैं। तो चलिए नियम जरा देखिए। कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली के लिए विज्ञापन की प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया अपनानी होगी। नियुक्ति एजेंसी और कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल व्यक्ति के बीच एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट में बहाली की सभी शर्तें लिखी रहेंगी। मानदेय समिति कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों का वेतन तय करेगी। हर साल रिवीजन में देखा जाएगा कि मानदेय न्यूनतम मजदूरी से कम ना हो। कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को आकस्मिक अवकाश भी मिलेगा। 5 कार्य दिवस वाले कार्यालयों में 12 दिन आकस्मिक अवकाश। 6 कार्य दिवस वाले कार्यालयों में 16 दिन आकस्मिक अवकाश। कॉन्ट्रैक्ट के दूसरे वर्ष में 1 साल में 16 दिन का अर्जित अवकाश। कॉन्ट्रैक्ट कर्मी की मृत्यु होने पर निकटतम आश्रित को 4 लाख का अनुदान। नए नियम में संविदा कर्मियों के लिए कुछ अच्छी बातें भी हैं और आखिर क्या है वो भी जान लेते हैं। तो अभी जानकारी आपको दिखाएंगे। संविदा कर्मियों को सरकारी नौकरियों में विशेष छूट मिलेगी और इन सब के बीच आपको बताएं कि नियमित नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने पर वेटेज मिलेगा। बेहतर सेवा पर हर साल 5 अंक वेटेज मिलेगा और अधिकतम 25 अंक जितने साल कॉन्ट्रैक्ट पर काम किया है। अधिकतम उम्र सीमा में उतनी छूट मिलेगी। उम्र सीमा और अनुभव का लाभ केवल उन्हीं पद पर जिस पद पर थे। तो चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का, जहां से हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, स्थायी नियुक्ति को लेकर कई गाइडलाइन जारी किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी, और जो संविदा कर्मी है वो इसको कैसे देखते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोग हैं उनके लिए कैसा लग रहा है आपको ये फैसला, जरा बताइए। देखिए, कई संविदा कर्मियों से बात हुई, उनके जो यूनियन के नेता हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई है और जो सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से ये सारी चीजें जारी की गई हैं, तो 2007 के बाद से जितने भी प्रावधान लाए गए हैं संविदा कर्मियों के लिए, उनको अब एक रूप दे दिया गया है, व्यवस्थित रूप दिया गया है। और निश्चित तौर पर जो संविदा कर्मी हैं सरकार के इस फैसले से वो मायूस है। उनका कहना है कि संविदा कर्मियों को जहाँ सारी फैसिलिटीज दी जानी चाहिए थी, वहीं सरकार ने उनके लिए जो प्रावधान लाए हैं उनके लिए मुसीबतें खड़ी की हैं और परेशानियां उनके लिए होगी आने वाले दिनों में। निश्चित तौर पर संविदा कर्मी सरकार के इस फैसले से नाखुश हैं, लेकिन सरकार का ये फैसला है। हालांकि जो कई सुविधाएं हैं, जो कई रियायतें हैं, वो संविदा कर्मियों के लिए जरूर दी गई है सरकार की तरफ से। खासकर जो नियमित बहाली होगी उनमें उनको वेटेज मिलेगा। छुट्टियों का भी जो अवकाश है उनसे भी अलग से प्रावधान लाया गया है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं
सरकार ने उनकी जो बात है उसको भी रखी है, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश है उसमें। लेकिन कहीं ना कहीं संविदा कर्मियों के लिए ये जो फैसला है सरकार का, वो उनमें मायूसी जाहिर किया उन्होंने और कहा है कि सरकार का ये फैसला कहीं से भी उनके पक्ष में नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल संजय, इसके अलावा लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि किस लिहाज से वेटेज जो है वो मिलने वाला है संविदा कर्मियों को, जरा आप भी इस बारे में बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर जो प्रावधान है उसमें कई महत्वपूर्ण बातें लाई गई हैं और जो ये प्रावधान है उसमें उसके अनुसार संविदा कर्मियों को जो फैसिलिटी है वो पहले की तरह मिलती रहेगी। और जो प्रमुख बातें हैं उसको अगर हम गौर करें तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि सामान्य प्रशासन विभाग का जो 4467 पत्रांक था जो 2007 में जारी किया गया था, उसी के अनुसार सृजित पदों पर संविदा नियोजन की समय सीमा बढ़ाई गई है। और इसमें जो प्रमुख बातें हैं उन प्रमुख बातों की आपने मुख्य तौर पर चर्चा की है। और संविधान के आधार पर नियोजन भी स्वीकृत पदों के आधार पर ही किया जाएगा। ऐसा नियोजन निम्नलिखित 2 परिस्थितियों में किया जाएगा, इसका प्रावधान लाया गया। कुछ परियोजनाओं और योजनाओं का कार्यकाल सीमित है, लेकिन दूसरी स्थिति में यदि पद अस्थायी है और बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, राज्य सरकार द्वारा जो गठित किसी भी अन्य आयोग द्वारा नियुक्तियों की जो अनुशंसा है उसमें अगर करने में विलंब होगा, तब सामान्यतः ऐसी नियुक्तियों के विरुद्ध कोई नया संविदा नियोजन नहीं किया जाएगा। विशेष परिस्थिति में ही ऐसी नियुक्तियों के विरुद्ध संविदा नियोजन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के उपरांत ही संविदा नियोजन तब तक के लिए किया जा सकेगा, तब तक कि उस चलिए बने रहिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वो, उसका भी हम जिक्र करते हैं, फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं और वो नाम भी अभी हम आपको बताने वाले हैं। और वो बता दें कि हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विश्वनाथ सिंह अध्यक्ष हैं जो जन स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी संघ के, उनसे बातचीत करते हैं। विश्वनाथ जी, क्या कुछ आपको लग रहा है इस नए फरमान के बाद? क्या कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली जो है उस पे जो नियम कानून बदले हैं उसे आप कैसे देखते हैं? ये जो बिहार सरकार के द्वारा संविदा पर नियोजन करने के लिए जो नया आदेश जारी किया गया है, बिहार में करीब 11 लाख संविदा पर कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसमें करीब 10 लाख कर्मचारी बिना पद स्वीकृत किए विभिन्न नामों से टोला सेवक, रोजगार सेवक, न्याय मित्र, किसान मित्र, शिक्षा मित्र, स्कीम वर्कर्स के रूप में आशा, ममता, कुरियर, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य समिति में विभिन्न अभियान, परियोजना समिति इनमें काम करते हैं। सरकार के द्वारा इनके लिए पद स्वीकृत करके सेवा नियमित करने और 5% अन्य संविदा कर्मियों के तरह वेटेज देने की बजाय इनको 1 साल का नोटिस देकर के हटाने की जो बात कही जा रही है, यह सरकार के द्वारा 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कह करके रोजगार विहीन करने की कार्रवाई है। सरकार के द्वारा जो ठेका उन्मूलन अधिनियम 1970 के तहत जो अस्थायी प्रवृत्ति के विभाग हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे विभागों में संविदा पर नियुक्ति नहीं करनी चाहिए, ऐसा प्रावधान है, एक्ट है। लेकिन सरकार के द्वारा ये कह करके कि हम जल्द अस्थायी बहाली नहीं कर सकते हैं, इन सब विभागों में भी संविदा पर बहाली की गई और करीब 10-12 साल से बिहार के खास करके स्वास्थ्य विभाग में जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, उनकी सेवा अभी तक नियमित नहीं हो पाई है। सरकार के द्वारा अशोक चौधरी कमेटी की रिपोर्ट भी बैठाई गई थी संविदा कर्मियों की सेवा नियमित करने के लिए, उसकी रिपोर्ट आ गई है। चलिए विश्वनाथ जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बने हुए हमारे साथ मनोज कुमार, उपाध्यक्ष बिहार राज्य डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ से। तो मनोज कुमार जी, इस नए सरकारी आदेश के बाद आपको क्या कुछ लग रहा है? नया सरकारी आदेश बिल्कुल वैसे संविदा कर्मी जो सरकार का रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, बिहार सरकार के जितने भी कार्यालय में हैं, सारे संविदा कर्मी के द्वारा ही सारा काम को किया जाता है। और इस तरीके से संविदा कर्मियों के लिए जो नियमावली बनी है वो बिल्कुल ही, मैं इसका बिल्कुल निंदनीय करता हूँ। हम लोग बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ से बात कर रहे हैं और हम लोग बेल्ट्रॉन के द्वारा बिहार सरकार के सारे कार्यालयों में हम लोग काम करते हैं जी। इस तरीके से एक्चुअली में उच्च स्तरीय समिति जो बनी थी उसमें था कि बेल्ट्रॉन के कर्मी को ही केवल
करना था, बाकी सब कुछ सबको लेते हुए, लेकिन हम लोगों के मामले में बिल्कुल ही शिथिलता बरती गई। इस नियमावली से हम लोग क्षुब्ध हैं और हम लोग मांग करते हैं कि ऑपरेटर संघ के लिए भी एक अलग सी नियमावली सरकार बनाए। चलिए, आपने मांग की और उम्मीद है कि न्यूज 18 बिहार झारखंड के जरिए आपकी मांग जो है वो सरकार तक पहुंचेगी। संजय भी हमारे साथ बने हुए थे। संजय, आपका भी शुक्रिया। तो एक अहम खबर पर हमने बातचीत की और अब बढ़ते आगे, बताएं कि सरकार के इस फैसले पर सरकार ने सवाल उठाए हैं। तो कई लोग इस फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं और पूछा है कि 19 लाख नौकरी के वादे का क्या हुआ। ये फैसला, ये जो उठाया गया है सवाल, वो विपक्ष ने उठाया है। लिया है, ये सिर्फ आईवास है। जो संविदा पर बहाल कर्मी सेवा दे रहे उनकी सेवा समाप्त कर देगी सरकार, फिर से संविदा पर ही बहाल करेगी 1 वर्षों के लिए। रोजगार देने के बदले सरकार तो रोजगार छीन रही है। आप रोजगार समाप्त कर रहे हैं। चुनाव के पहले बीजेपी ने कहा था 19 लाख रोजगार देंगे। इसका रोड मैप कहाँ है? सरकार इस पर क्या काम कर रही है ये बताना चाहिए। आप एक और संविदा कर्मी को समाप्त कर रहे हैं उनका रोजगार, दूसरी ओर फिर संविदा पर ही बहाल कर रहे हैं। 11 लाख लोगों को इसमें काम मिला हुआ है, वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो सरकार किसी न किसी तरह से इस पूरे मामले को उलझा रही है। तो चलिए, विपक्ष किस तरीके से हमलावर है इस फैसले पर, वो आपने देखा। मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा। बढ़ते आगे, बिहार में सभी तरह के कर्मचारियों और पदाधिकारियों के प्रमोशन पर सरकार ने रोक लगा रखी है। इस कारण बिना प्रमोशन के पिछले 2 साल में करीब 250 कर्मचारी और अधिकारी सेवानिवृत्त हो गए। कर्मचारियों में इस बात को लेकर गुस्सा है। दूसरी तरफ प्रमोशन न मिलने से सभी स्तर के कर्मचारियों पर काम का अतिरिक्त बोझ बढ़ा है। बिहार में पिछले 2 साल में 250 कर्मचारी और पदाधिकारी बिना प्रमोशन के रिटायर्ड हो गए हैं। इसमें बिहार प्रशासनिक सेवा के करीब 100 और बिहार सचिवालय सेवा के करीब 150 कर्मचारी शामिल हैं। और इसकी वजह है राज्य में 2019 से प्रमोशन प्रक्रिया पर रोक लगना। प्रमोशन बाधित है, कोर्ट का बहाना बना करके प्रमोशन बाधित किया हुआ है, जिसके चलते इसमें कुछ सरकार के जो उच्च पदाधिकारी हैं वो अपना प्रमोशन तो पा रहे हैं, लेकिन राज्य सेवा का पूरे प्रमोशन ठप किया हुआ है। प्रमोशन का ये मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को अपने स्तर पर फैसला लेने की छूट दे रखी है, लेकिन राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने तक प्रमोशन पर रोक लगा रखी है, जिसकी वजह से राज्य सरकार के सभी स्तर के कर्मचारी परेशान हैं। महासंघ बनाकर इन कर्मचारियों ने अपनी बात समान प्रशासन विभाग समेत सभी आला अधिकारियों के सामने रखी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। कसक तो है ही, मन बिना प्रमोशन के सेवानिवृत्त हुए। मन में तो कसक है, मेरा जूनियर सब जो मेरे यहाँ से झारखंड गया वो डिप्टी डायरेक्टर तक हो गया। प्रमोशन न मिलने की वजह से बिहार प्रशासनिक सेवा में प्रमोशन से भरे जाने वाले विशेष सचिव में 21 पद खाली हैं, अवर सचिव के 22 पद खाली हैं, संयुक्त सचिव के 143 पद खाली हैं, एडीएम के 150 और उप सचिव रैंक के 81 पद खाली पड़े हुए हैं। इसी तरह बिहार सचिवालय सेवा के भी संयुक्त सचिव रैंक के 15 उप सचिव रैंक में 100 अवर सचिव स्तर पर 293 और प्रशाखा पदाधिकारी रैंक में करीब 600 पद खाली पड़े हुए हैं। ये किसी एक विभाग का हाल नहीं, बिहार शिक्षा सेवा, बिहार स्वास्थ्य विभाग, बिहार वित्त सेवा समेत कई विभागों में यही हाल है। देखना होगा सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। रिम्स के पिंक वार्ड में करीब 6 घंटे की मुलाकात के बाद बाहर निकले तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका परिवार चाहता है कि लालू प्रसाद का बेहतर इलाज हो, लेकिन ये सब यहाँ के डॉक्टरों पर निर्भर करता है कि वे रिपोर्ट देखने के बाद क्या सलाह देते हैं। पिता की हालत को लेकर तेजस्वी यादव आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात करने वाले हैं। इधर रिम्स अस्पताल के सूत्रों की माने तो लालू की गिरती सेहत की डॉक्टरों ने उनके परिवार को जानकारी दी और एम्स रेफर करने के लिए परिवार की सहमति का इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि रिम्स प्रबंधन लालू प्रसाद को एम्स भेजने के लिए तैयार है और जल्द ही उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स भेजा जा सकता है। जान रहे हैं कि लालू जी का हार्ट का ऑपरेशन पहले हो चुका था। सबसे बड़ी जो समस्या आ रही थी वो शुगर को लेकर के, और किडनी जो है मात्र जो है 25% ही
जो है वो काम कर रही है। और साथ ही साथ कल रात में उनको जो है डिटेक्ट हुआ था कि उनको निमोनिया है। हम लोगों की चिंता जो है काफ़ी बढ़ गई थी और पूरे चेहरे पे भी जो है सूजन जो है वो आप लोगों ने भी देखा होगा जब वो टेस्ट की प्रक्रिया कराने निकले थे। जब हम पिछले बार चुनाव के बाद जब हम आए थे, अब में सेहत में भारी गिरावट नज़र आई है और हम सब लोग जो हैं चिंतित हैं। और भी टेस्ट वगैरह होने हैं और डॉक्टर जैसा सलाह देंगे वैसा करेंगे। देखिए परिवार के लोग तो चाहते हैं बेहतर इलाज हो और जल्द से जल्द जो है सेहत में उनका सुधार हो, लेकिन भारी गिरावट जो है सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। हम लोगों को चिंता हो गया था कि कल कहीं निमोनिया है तो कहीं कोरोना है तो नहीं है, लेकिन वो तो टेस्ट रिपोर्ट सारे आ जाएंगे। जब तक एनालाइज नहीं किया जाता कौन सी चीज़ों का इलाज यहाँ हो सकता है, कौन सी चीज़ों का इलाज यहाँ नहीं हो सकता है, तो ये तो हम जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक हम कुछ नहीं कहेंगे। आपकी बात हुई डॉक्टर, देखिए कहा उन्होंने पैरोल के लिए ग्राउंड पे क्या आप देखिए वो बातें जब तक आपकी जितने सवाल हैं जब तक पूरे टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं आ जाते। अब ये सुनने में आ रहा है कि उनके लंग्स में भी पानी है, तो लंग्स में जब पानी आ जाती है और जब किडनी मात्र जब 25% ही काम कर रहा हो, प्लस आप हार्ट पेशेंट हैं और आपको शुगर की बीमारी है और उम्र जो है वो 70+ है, तो जाहिर सी बात पे हम लोगों की चिंता है। बड़ी खबर पटना के दीदारगंज से, जहां धर्मशाला स्थित पेट्रोल पंप के ठीक सामने कबाड़ी गोदाम में भीषण आग लग गई है। और तस्वीरें जरा पटना से देखिए, कबाड़ी गोदाम की ये तस्वीर है और कबाड़ी की दुकान में किस तरीके से तेजी से आग फैल रहा है वो भी जरा आप देखिए। और देखते ही देखते इसने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास के दुकानदारों ने जल्दी जल्दी अपनी दुकान के सामान को बाहर निकाला। आग की चपेट में आसपास की कई गाड़ियां भी आई। इस भीषण आग पर काबू पाने में दमकल की 10 गाड़ियों को घंटों लग गए। कबाड़ी दुकान में आग कैसे लगी इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो सका है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें पटना से आपको दिखा रहे हैं, जहां दमकल की देखिए गाड़ियां भी यहां मौजूद हैं और इन 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद, घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। खबर कैमूर से, जहां के किसान पैक्स में धान बेचने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। हालत यह है कि लगभग 1 महीने बीतने के बाद किसानों की धान नहीं खरीदी जा सकी, जिसका नतीजा यह है कि जमीन पर पड़े धान की फसल धीरे धीरे बर्बाद हो रही है। किसान पैक्स अध्यक्ष से लेकर जिलाधिकारी तक अपना धान बेचने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके धान की बिक्री नहीं हो रही। किसानों के मुताबिक नवंबर महीने में ही धान की कटाई हो गई थी, लेकिन बिक्री के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा। इधर प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी ने डंडवास पैक्स में विलंब से खरीदारी शुरू होने की बात स्वीकार की है। 31 जनवरी तक धान खरीदारी की अंतिम तिथि है और ऐसे में पैक्स द्वारा अब तक 25% खरीदारी करने से ही समय पर लक्ष्य पूरा करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नाम पे धान लेकर डंडवास पैक्स में अध्यक्ष से बात करें और अब उनकी धान ली जाएगी। कई अध्यक्ष पे मनमानी का भी वहाँ पे आरोप लोग लगा रहे हैं कि हम लोग धान आगे ऐसी सूचना मिलती है तो गलत है या मनमानी नहीं, हमको धान खरीदारी का आप रीजन पीछे इतना स्लो चलना, 50% अचीवमेंट नहीं आना, क्या लेट से खरीदारी वहाँ स्टार्ट हुई थी। रीजन क्या था? रीजन वहाँ का ऑडिट नहीं हुआ था, इसलिए ऑडिट बाद में हुआ, इसलिए उस कारण ऐसा है कि धान बिचौलिए लोग मांग रहे हैं, तो उन लोगों को देने से हम लोग का लागत खर्च तो निकल नहीं रहा है। क्या रेट लोग मांग रहे हैं? वो लोग अभी 1400 1450 के लोग मांग रहे हैं, उससे तो खर्च नहीं निकलेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि पैक्स द्वारा जाए। हाँ, डीएम के पास गए तो 2-4 दिन आज हो गया, 15 दिन गए थे और नहीं उठाए। कितने दिन से काट के रखा हुआ है फसल? अब ये फसल काट कर रखा हुआ है, हो गया 1.5 महीना के लपेट में, 1-1.5 महीना लपेट में है। तो अब क्या स्थिति कैसे? डीसीओ के भी पास गए हम, उसको पास भी गए, वो भी नहीं सुने।
तो सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के कई पंचायतों में दिसंबर माह का पीडीएस का अनाज नहीं मिला। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दुकानदार और अधिकारियों की मिलीभगत से गरीबों को मिलने वाला अनाज बेच दिया गया है। यही नहीं, अनाज लेने वालों को पॉश मशीन से निकालने वाली रसीद भी नहीं दी जा रही है। लोगों का कहना है कि पीडीएस अनाज की कालाबाजारी में दुकानदार और अधिकारी मिले हुए हैं। यही कारण है कि कोई भी अधिकारी दुकानदारों की शिकायत सुनने को तैयार नहीं है। पॉश मशीन से पुर्जा भी नहीं निकल रहा है। नेटवर्क कभी कभी डाउन रहता है, इसके चलते। कौन से माह का अनाज दे रहा है? कौन से महीना का अनाज दे रहा है? फिर दोनों देंगे। अभी वो आया था ना, दोनों ऐड करके देंगे। अब आप रजिस्टर पर डेट नहीं एंट्री कर रहे हैं कि किस महीना का अनाज दे रहे हैं, उसमें आपका समय भी नहीं है। क्या क्या कारण है इसका? मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक हो गया। एमओ जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों से मिल करके बेच दिए। पूछने पर वो बोलते हैं कि इस माह का उठाव ही नहीं हुआ है, जबकि डीलर से पता चला है वहां पर जाने से आम जनता से कि वहां का माल उठा कर करके बेच दिया दिसंबर और जनवरी दोनों का। सर डीलर के गड़बड़ी से, डीलर जैसे मैंने देवे न चाहिए, सामान उठा के बेच लिया। राशन पर दिए 1 महीना का, चढ़ा दिए 2 महीना के। किस महीना का अनाज आप लोगों को नहीं मिला? दिसंबर अभी नवंबर से कायदा। आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज पूरे देश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। नेताजी का बिहार से भी गहरा नाता था। नेताजी पहली बार 26 अगस्त 1939 में मुजफ्फरपुर आए थे। उनकी मुजफ्फरपुर यात्रा का मकसद भी काफी खास था। दरअसल नेताजी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना को लेकर देश के लोगों से राज मशवरा कर रहे थे। इसी क्रम में सोशलिस्ट पार्टी के एक्टिविस्ट रॉबिन रॉय और शशधर दास के बुलावे पर नेताजी मुजफ्फरपुर आए थे। शशधर दास के भतीजे स्वाधीन दास अपने पूर्वजों की बातें याद कर रोमांचित हो जाते हैं।